आज अपन देख रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट 4 और यूनिट 4 है एमिनो एसिड पेप्टाइड प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड के बारे में। इसमें अपन पहले एमिनो एसिड्स को शुरू करते हैं। बीएससी थर्ड ईयर की ये यूनिट है। एमिनो एसिड क्या होते हैं कि एमिनो अम्ल होते हैं वे मॉलिक्यूल, वे कंपाउंड जिनमें एमिनो ग्रुप भी हो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी हो। अगर दोनों ग्रुप हो तो उसे आप क्या बोलेंगे, एमिनो ग्रुप हो एक हो और एक आपके पास कार्बोक्सिल ग्रुप एक ही कंपाउंड में हो तो उसे आप एमिनो एसिड्स कहते हैं। एमिनो एसिड्स के बारे में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है कि एमिनो एसिड्स का वर्गीकरण कीजिए, क्लासिफाई करना पड़ता है इनको। तो इसका जो क्लासिफिकेशन है उसको बहुत बेसिस पे कर सकते हैं अपन, इसको अम्लीय और क्षारीय के बेसिस पे भी कर सकते हैं। एमिनो और कार्बोक्सिलिक समूह की स्थिति के आधार पे भी इनका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। बहुत से बेसिस हैं तो एक एक को अपन डिटेल में देखते हैं। इसके बेसिस का, इसका बेसिस जो वर्गीकरण है वो अपन पहले लेते हैं एमिनो समूह और कार्बोक्सिलिक समूह की स्थिति के आधार पे कि कौन सी स्थिति पे, अल्फा पे है, बीटा पे है या गामा पे है या डेल्टा पे है। तो इस आधार पे अपन इनको बांटते हैं। अल्फा एमिनो एसिड क्या होता है, वे एमिनो एसिड्स जिनमें एमिनो समूह और जो कार्बोक्सिलिक समूह है वह दोनों ही एक ही कार्बन पे उपस्थित हो, सेम कार्बन पे उपस्थित हो तो इसे आप अल्फा एमिनो एसिड कहते हैं, यानी अल्फा कार्बन पे अगर ये उपस्थित हो। देखिए फॉर एग्जांपल अल्फा एमिनो प्रोपेनोइक एसिड अपन ने ये ले रखा है। इसमें एग्जांपल में आप देखिए ये कार्बन अल्फा कार्बन है, इसी पे COOH ग्रुप और NH2 ग्रुप सेम एक ही कार्बन पे उपस्थित है तो इसे आप अल्फा एमिनो एसिड कहेंगे। अब देखिए बीटा एमिनो एसिड क्या होता है कि जिनमें जो NH2 समूह है वो कार्बोक्सिलिक समूह से जो बीटा कार्बन होगा उस पे प्रेजेंट होता है। अब देखिए ये कार्बोक्सिलिक समूह है, इसमें ये अल्फा कार्बन होता है और ये जो कार्बन होता है सेकंड, ये बीटा कार्बन होता है। जो बीटा कार्बन है उस पे NH2 ग्रुप प्रेजेंट है तो NH2 ग्रुप बीटा कार्बन पे प्रेजेंट है तो एमिनो एसिड कौन सा होगा, ये होगा बीटा एमिनो एसिड। अब नेक्स्ट चलते हैं, एक होता है आपका गामा एमिनो एसिड, गामा एमिनो अम्ल। अब गामा एमिनो अम्ल किसे कहते हैं कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उससे गामा पोजीशन पे NH2 जुड़ा हुआ हो। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप ये हो गया आपका अल्फा पोजीशन, ये होता है बीटा पोजीशन और ये लास्ट फाइनल हो गया आपके पास गामा पोजीशन। ठीक है, तो ये होता है डेल्टा पोजीशन, लास्ट में आप डेल्टा पे जा सकते हैं। अब जो गामा पोजीशन है उस पे NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है। अगर गामा पोजीशन पे आपके पास NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसे आप क्या बोलेंगे, गामा एमिनो अम्ल। ठीक है, समझ में आया, इसे क्या बोलेंगे आप, गामा एमिनो एसिड। फॉर एग्जांपल आपने लिया है गामा एमिनो पेंटेनोइक एसिड, ये वाला। ओके, नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट है डेल्टा एमिनो एसिड। डेल्टा एमिनो एसिड में क्या होता है कि जो कार्बोक्सिलिक समूह से डेल्टा पोजीशन है वहां पे NH2 ग्रुप जुड़ता है तो इसे डेल्टा एमिनो एसिड कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यहाँ से अल्फा पे जुड़ा हुआ तो अल्फा एमिनो एसिड, बीटा पे जुड़ा हो तो बीटा एमिनो एसिड, अगर गामा पे जुड़ा हुआ हो NH2 तो गामा एमिनो एसिड, और डेल्टा पे अगर एमिनो एसिड जुड़ा हुआ तो इसे आप बोलते हैं डेल्टा एमिनो एसिड। एमिनो ग्रुप यानी NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ होना चाहिए। ओके, फॉर एग्जांपल अपन ने डेल्टा एमिनो पेंटेनोइक एसिड ले लिया। ठीक है, अब इसको संरचना के बेसिस पे अपन वर्गीकृत करते हैं कि एलिफेटिक है कि एरोमेटिक है कि हेटेरोसाइक्लिक है। अब देखो एलिफेटिक कौन से एमिनो एसिड होंगे, ऐसे एमिनो एसिड जिनमें कोई भी एरोमेटिक रिंग नहीं पाई जाती हो उन्हें एलिफेटिक कहेंगे। अब एलिफेटिक में जैसे आपके पास ग्लाइसिन हो गया, एलेलिन हो गया, एस्पार्टिक एसिड हो गया, जो लाइसिन है वो भी आपका एलिफेटिक एमिनो एसिड होता है। ठीक है, तो इनमें देखो NH2 CH2 COOH कोई भी एरोमेटिक रिंग नहीं है, तो कोई भी अगर एरोमेटिक रिंग नहीं होती है तो उसे आप बोलते हैं एलिफेटिक एमिनो एसिड। ओके, अब देखो एरोमेटिक एमिनो अम्ल, एरोमेटिक एमिनो अम्ल किन्हें कहते हैं कि जो ऐसे एमिनो एसिड जिनमें क्या हो कि एक, कम से कम एक उनमें एरोमेटिक रिंग पाई जाए। अगर एक एरोमेटिक रिंग अगर उनमें पाई जाती है तो वो एरोमेटिक एमिनो एसिड्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल फेनिल एलेनिन टायरोसिन, ये हो गए एरोमेटिक एमिनो एसिड। फेनिल एलेनिन में क्या होगा कि ये जो C6H5 फेनिल जो रिंग है ये एरोमेटिक साइक्लिक रिंग इसमें पाई जाती है। ओके, अब हम आते हैं कि हेटेरोसाइक्लिक एमिनो एसिड्स पे। हेटेरोसाइक्लिक एमिनो एसिड्स किन्हें कहते हैं कि ऐसे एमिनो एसिड्स जिनमें एक
विषम चक्रीय एरोमेटिक वलय हो, एक हेटेरोसाइक्लिक वलय उपस्थित हो तो उसे आप विषम चक्रीय एमिनो अम्ल कहते हैं। जैसे प्रोलीन हो गया एग्जाम्पल, और ट्रिप्टोफैन हो गया। प्रोलीन में देखिए ये आपके पास एक विषम चक्रीय वलय है, और ट्रिप्टोफैन में भी विषम चक्रीय वलय ये उपस्थित है, तो इसे आप विषम चक्रीय वलय अगर उपस्थित है तो उसे आप विषम चक्रीय एमिनो अम्ल कहते हैं। अब अपन अम्लीयता और क्षारीयता के बेसिस पे एमिनो अम्ल को बांटते हैं, इनका वर्गीकरण करते हैं। कुछ एमिनो अम्ल उदासीन एमिनो अम्ल कहलाते हैं। उदासीन एमिनो अम्ल उन्हें कहते हैं कि वे एमिनो अम्ल जिनमें एमिनो समूह और कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या समान हो। अब देखो जो आपका एमिनो समूह है जिसे आप क्या बोलते हैं NH2, 1 मिनट देखो इसको, जो NH2 है ये बेसिक होता है, सही है। और जो COOH ग्रुप है आपका, कौन सा COOH ग्रुप है वो क्या होता है, वो होता है एसिडिक। अब आप ही देखो अगर दोनों NH2 भी बड़ा NH2 एक है और COOH भी एक ही है, यानी बेस बराबर एसिड हो गया, तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे ना, तो इसे आप उदासीन एमिनो अम्ल को बेसिकली इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो वे एमिनो अम्ल जिनमें एमिनो समूह और कार्बोक्सिलिक समूह दोनों समान हो, उनकी संख्या समान हो, तो उसे आप उदासीन एमिनो एसिड बोलते हैं, ठीक है। जहां जैसे एग्जांपल देखिए CH3CH COOH और ये NH2, इसमें एक ही NH2 और एक ही COOH, तो ये हो गया उदासीन एमिनो अम्ल। अब देखते हैं अपन अम्लीय एमिनो अम्ल। अम्लीय एमिनो अम्लों में क्या होगा कि जो अम्लीय समूह है यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, COOH ग्रुप है, वो ज्यादा हो जाएंगे, उनकी संख्या ज्यादा होगी NH2 की बजाय। NH2 की संख्या, एमिनो समूह की संख्या कम हो जाएगी, और कार्बोक्सिलिक अगर ग्रुप की संख्या ज्यादा होती है तो इसे आप क्या बोलेंगे, अम्लीय एमिनो समूह। फॉर एग्जांपल एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड में देखो जो COOH है वो 2 है और एक है इसमें NH2 ग्रुप, तो NH2 ग्रुप कितना है 1, और जो COOH ग्रुप है कितने हैं 2, तो इस प्रकार इसे आप क्या बोल सकते हैं, अम्लीय एमिनो अम्ल। नेक्स्ट आता है क्षारीय एमिनो अम्ल। क्षारीय एमिनो अम्ल में क्या होगा कि जो NH2 है एमिनो ग्रुप होता है उसकी संख्या ज्यादा होती है बजाय कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के। जो COOH है वो कम होगा और NH2 ग्रुप है ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल लाइसिन में अपन देख सकते हैं, ट्रिप्टोफैन में देख सकते हैं। लाइसिन में देखो आपके पास 2 NH2 ग्रुप होते हैं, कितने ग्रुप होते हैं, NH2 कितने होते हैं 2, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप कितना होता है 1। तो इस प्रकार आप ये क्या हो गया, ये हो गया बेसिक हो गया ना क्षारीय, तो इसे आप क्षारीय एमिनो अम्ल बोल सकते हैं। अब जो अल्फा एमिनो एसिड्स हैं उनके संश्लेषण की अगर अपन बात करें, संश्लेषण यानी उनको किस प्रकार अपन बना सकते हैं, इन पे भी एक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अल्फा एमिनो अम्लों का संश्लेषण आप किस प्रकार कर सकते हैं, ये अपन को देखना है। तो इसमें सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, सबसे पहले अपन देखते हैं एक रिएक्शन जिसे आप बोलते हैं पर्किन रिएक्शन, ठीक है। पर्किन रिएक्शन में क्या होता है कि इसमें अल्फा हेलो अम्लों की जो रिएक्शन होती है वो आप अगर अमोनिया के साथ करवा दो, अल्फा अम्ल ले लो आप और उसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ करवा दो, तो आपको मिलेगा अल्फा एमिनो एसिड, आपको मिल जाता है। किस प्रकार अल्फा एमिनो एसिड मिलता है वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। अब देखो यहाँ पे अपन ने एक ये ले लिया अल्फा, ठीक है, और एक ले लिया अपन ने अमोनिया, समझ में आया, अल्फा हेलो एसिड और आपने ले लिया एक अमोनिया। अब अल्फा हेलो एसिड तो ये हो गया आपके पास, और ये ले लिया NH2 को, इस अमोनिया को आपने इस प्रकार लिख लिया। अब इसमें क्या करवाओ कि यहाँ से HCl निकाल दो। HCl कैसे निकालोगे, अमोनिया का H और अल्फा हेलो एसिड लिया था ना उसका अल्फा हेलोजन, यानी कुछ भी क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, जो भी है उसको आप यहाँ से निकाल दो। माइनस HCl करोगे तो क्या होगा, ये NH2 ग्रुप है वो यहाँ पे जुड़ जाएगा, यहाँ से Cl निकल जाएगा और ये इसके साथ जुड़ जाएगा, तो क्या होगा कि यहाँ पे आपके पास अल्फा एमिनो अम्ल बन जाता है। ये कौन सा अल्फा एमिनो एसिड आपके पास ये बन जाता है, ओके। तो इसे आप क्या बोलते हैं, पर्किन रिएक्शन। जो यह विधि है इसमें अल्फा एमिनो अम्ल आपको बनाया जाता है इस विधि से। सेकेंड मेथड होता है ग्रेबियल थैलेमाइड संश्लेषण। ग्रेबियल थैलेमाइड संश्लेषण में आप क्या करते हैं कि अल्फा हेलो एस्टर की जो रिएक्शन है वो आप पोटेशियम थैलेमाइड के साथ करवा देते हैं।
अब देखो ग्रेवियल थैलेमाइड में क्या क्या होता है। आप एक पोटेशियम थैलेमाइड ले लिया आपने, अब पोटेशियम थैलेमाइड की रिएक्शन आप अल्फा हेलो एस्टर से कराओगे ना तो आपको अल्फा एमिनो एसिड मिल जाएगा। वो किस प्रकार मिलता है वो अपन यहाँ पे देखते हैं। ये अपन ने लिया पोटेशियम थैलेमाइड, ठीक है, ये आपका है पोटेशियम थैलेमाइड। अब इस पोटेशियम थैलेमाइड को ले लिया आपने, इसकी रिएक्शन आप करवा रहे हो किससे, किस अल्फा हेलो एस्टर। अब अल्फा हेलो एस्टर में जो अल्फा पे हेलोजन लगा हुआ है वो रिएक्शन करेगा पोटेशियम के साथ, और वो पोटेशियम के साथ रिएक्शन करके बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये जो पोटेशियम है ये यहाँ से Br के साथ बाहर निकल जाता है, तो यानी -KBr हो जाता है। ओके, समझ में आ रहा है कुछ, ठीक है। अब क्या होगा कि जो ये बचा हुआ है आपके पास मेटर वो जुड़ जाएगा इसके साथ, तो ये आपके पास यहाँ पे जुड़ जाता है। ओके, अब इसमें क्या होता है आगे, आप इसकी रिएक्शन NaOH के साथ करवा देते हैं। NaOH और कुछ वाटर सॉल्यूशन इसमें डाला जाता है, तो क्या होता है कि जो ये बॉन्ड है ये ब्रेक होता है, ये C और N वाला जो बॉन्ड है ये बॉन्ड ब्रेक होता है, C और N वाला जो बॉन्ड है ये ब्रेक होता है। और क्या होता है इस पे जो यहाँ पे तो क्या जुड़ जाएगा आपका हाइड्रोजन एक OH, ठीक है। N के साथ तो क्या जुड़ा आपका हाइड्रोजन, यहाँ पे तो आपका एक हाइड्रोजन जुड़ जाता है और यहाँ पे आपका जुड़ जाता है OH, राइट। ये OH कैसे जुड़ा, यहाँ पे जो H और H लिया है, एक तो H हो गया था आपके पास और एक हो गया था OH, ठीक है। तो H तो जुड़ जाता है नाइट्रोजन के साथ और जो OH है वो C डबल बॉन्ड O के साथ जुड़ जाता है। इस प्रकार रिएक्शन होगी तो कंपाउंड क्या बनेगा, ये कंपाउंड बन जाएगा, राइट। अब इस कंपाउंड में आप क्या करो, इसमें H+ डालो। अगर इसमें H+ डालते हैं तो क्या होता है, फिर ये जो बॉन्ड होता है ना इसमें, ये वाला जो कार्बन नाइट्रोजन का जो दोनों बॉन्ड अपन को तोड़ने पड़ेंगे, तो इस बॉन्ड को अब तोड़ो आप, इस बॉन्ड को आप तोड़ोगे तो क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेंगे दोनों, तो क्या होगा यहाँ से ये देखो वही वापिस यहाँ पे आपका जो OH है वो यहाँ पे जुड़ जाएगा, OH जुड़ा यहाँ पे आपके पास एक हाइड्रोजन जुड़ जाता है। ओके, और क्या होगा, और इसमें होता है कि आप जो HOH है वाटर मॉलिक्यूल है, आप 2 वाटर मॉलिक्यूल लो। कितने वाटर मॉलिक्यूल लेते हैं आप, 2 वाटर मॉलिक्यूल लेते हैं, तो एक OH यहाँ पे जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो क्या होगा, ये तो देखो ROH बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। यहाँ से ये जो मैटर होगा ये आपका बनेगा अल्फा एमिनो एसिड, राइट। ये यहाँ से अल्फा एमिनो एसिड आपके पास मिलेगा, ये वाला जो मैटर है ये आपके पास अल्फा एमिनो एसिड बन जाएगा और ये आपका जो मेन प्रोडक्ट है ये बन जाएगा। और आपको जो बनाना था वो था अल्फा एमिनो एसिड, वो ये बन जाता है। जो ये विधि है इसमें जो उत्पाद की लब्धि है वो अधिक होती है, सो इसलिए ग्रेवियल थैलेमाइड संश्लेषण को अल्फा एमिनो अम्ल बनाने के लिए आप उपयोगी मान सकते हैं। नेक्स्ट आती है आपकी स्ट्रेकर संश्लेषण। स्ट्रेकर संश्लेषण में क्या होता है कि जो एक एल्डिहाइड या कीटोन ले लिया आपने, या तो आप एल्डिहाइड ले लो, पहले मेरी बात सुनो, उसको मत देखो, पहले मेरी बात सुनो। स्ट्रेकर संश्लेषण में क्या होता है, आप या तो एल्डिहाइड ले लो या आप ले लो कीटोन। अब इसकी रिएक्शन आप करवाओ अमोनियम क्लोराइड और सोडियम साइनाइड के मिश्रण से। अमोनियम क्लोराइड और सोडियम साइनाइड के मिश्रण से अगर इसकी रिएक्शन करवाई जाए तो ये क्या होगा कि इसमें साइनोहाइड्रीन का एमिनेशन हो जाएगा और आपको अल्फा एमिनो एसिड मिलता है। यानी स्ट्रेकर संश्लेषण में आप क्या करवाते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन अमोनियम क्लोराइड और सोडियम साइनाइड के साथ करवाते हैं। अब देखो पहले अपन क्या करते हैं, सोडियम साइनाइड वाला जो मिक्सचर है ना, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम साइनाइड, उसको बना के तैयार कर लेते हैं, फिर कीटोन डाल देंगे उसमें, कीटोन या एल्डिहाइड जो भी आपके मन में आता है वो डालिएगा। पहले आपने NH4Cl अमोनियम क्लोराइड की सोडियम साइनाइड के साथ रिएक्शन करवाई, तो क्या बना NH4Cl और NaCl। अब देखो NH4Cl है ना, इसको आप वापस तोड़ोगे तो क्या बनेगा आपके पास, इसमें आपके पास
बन जाएगा ये NH3 और HCN। अब ये यहाँ से अपने पास एक प्रोडक्ट मिल गया HCN। आपको HCN बनाना था। स्ट्रेकर संश्लेषण में मेन क्या होता है कि NH4Cl और NaCN से आपको HCN बनाना है बस। अब इस HCN की हाइड्रोजन साइनाइड की रिएक्शन आप कीटोन और एल्डिहाइड के साथ करवाओ। ये आपने कीटोन ले लिया, इसके साथ इसकी रिएक्शन करवाई तो क्या होगा कि ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन पे आएगा लोन पेयर, तो क्या होगा यहाँ से ये हाइड्रोजन है ये हटेगा और जो CN है साइनाइड है वो कहाँ पे जाएगा, वो जाएगा आपके कार्बन के पास और हाइड्रोजन जाएगा ऑक्सीजन के पास। तो आपको जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो ये मिल जाएगा। समझ में आया? अब क्या होगा, अब ये जो प्रोडक्ट मिला, अब इसमें आप क्या करो, आप NH3 की रिएक्शन करवा दो, आप इसमें अमोनिया डाल दो इसमें। अब अमोनिया डाला आपने, अब वो अमोनिया डालोगे तो क्या होगा, तो इसमें होगा आपका जो OH है ये यहां से रिप्लेस होगा और यहाँ पे अमोनिया से NH2 आ जाएगा। यानी जो ये OH है और ये अमोनिया का हाइड्रोजन है ये वाटर निकाल देगा। यहाँ से क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा और H2O निकल गया तो बचा क्या, NH2। अब NH2 इसके साथ जुड़ जाएगा तो आपके पास ये बन जाएगा, बना क्या, RCHCN NH2। अब ये जो RCHCN NH2 बना है उसमें आप क्या करो, वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दो। वाटर मॉलिक्यूल आप ऐड करोगे, हाइड्रोलाइसिस करोगे तो जो आप जानते हैं कि साइनाइड का CN का क्या हो जाएगा, इससे CN से साइनाइड से आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, COOH बन जाता है। ये तो आपको पता ही होगा। ओके चलो यहाँ तक आपकी बात पूरी हुई। यानी स्ट्रेकर संश्लेषण में आपने क्या किया, स्ट्रेकर संश्लेषण के बारे में अगर आप नोट लिखना चाहो तो लिखिए। स्ट्रेकर संश्लेषण में आप एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन अमोनियम क्लोराइड और सोडियम साइनाइड के मिश्रण के साथ करते हैं। इस रिएक्शन में जो साइनोहाइड्रीन प्राप्त होगा आपको, ये साइनोहाइड्रीन प्राप्त हुआ है। साइनोहाइड्रीन का आप जल अपघटन करवा रहे हैं और जल अपघटन से आपको क्या मिलता है, अल्फा एमिनो एसिड मिल जाता है। तो ये 3 मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शंस अपन ने पढ़ी है। इसकी पहली अपन ने पढ़ी है कौन सी है, वो है पर्किन रिएक्शन। पर्किन रिएक्शन में अल्फा हेलो अम्ल की रिएक्शन आपने अमोनिया के साथ करवाई तो आपको अल्फा एमिनो एसिड मिला। दूसरी रिएक्शन थी ग्रेबियल थैलेमाइड संश्लेषण। अब देखो ग्रेबियल थैलेमाइड संश्लेषण में आपने क्या किया, इस अभिक्रिया में आपने अल्फा हेलो एस्टर लिया और अल्फा हेलो एस्टर की पोटेशियम थैलेमाइड के साथ रिएक्शन करवाई तो आपको अल्फा एमिनो अम्ल मिला। अब इसमें रिएक्शन कैसे करवाई, ये लिया आपने पोटेशियम थैलेमाइड, ठीक है, और ये आपने लिया एक क्या, अल्फा हेलो एस्टर। अल्फा हेलो एस्टर यहाँ से आपने KBr बाहर निकाला। KBr बाहर निकाल के आपने क्या किया, इसका यहाँ पे आप हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। फिर हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो क्या होगा कि जो H और OH है, H जुड़ जाएगा तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड वाला COOH ग्रुप आ जाएगा। वापस इसी ग्रुप का भी आपको वही करवाना है, हाइड्रोलाइसिस तोड़ना है, यहाँ पे आपको COOH लाना है और आपको अल्फा एमिनो एसिड बनाना है। सो इसलिए आपको ये काम करना पड़ेगा। तो ग्रेबियल थैलेमाइड समझ में आया। स्ट्रेकर संश्लेषण, स्ट्रेकर संश्लेषण में अपन ने क्या किया कि एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन आपने करवाई HCN के साथ। HCN कहाँ से बना है, आपके पास अमोनियम क्लोराइड और NaCN। NaCN क्या होता है, सोडियम साइनाइड और अमोनियम क्लोराइड का जो मिक्सचर है उससे आपके पास HCN आया और इस HCN के आप रिएक्शन करवाए कीटोन या एल्डिहाइड से भी आप करवाओगे तो आपके पास साइनोहाइड्रिन बनेगा और साइनोहाइड्रिन के आप रिएक्शन क्या करवाओगे, जल अपघटन करवा दो। इस साइनोहाइड्रिन का आप जल अपघटन करवाओ तो आपके पास अल्फा एमिनो एसिड मिल जाता है। ओके तो ये अपन ने प्राप्त कर लिया। नेक्स्ट आप सिमट अभिक्रिया भी कर सकते हैं इसके लिए, तो पर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में आती भी नहीं है सिमट रिएक्शन। कोटियस रिएक्शन मेलेनिक एस्टर की आप रिएक्शन करवाते हैं C2H5O Na और RX के साथ। तो इस अभिक्रिया को आप थोड़ा बहुत देख लीजिएगा क्योंकि थोड़ी अच्छी रिएक्शन है। नेक्स्ट रिएक्शन अपनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है और जो वो रिएक्शन है वो है आपका हाफमान रिएक्शन। हाफमान रिएक्शन को आप हाफमान निम्नीकरण रिएक्शन भी बोलते हैं।
जो हाफमान रिएक्शन है उसमें आप क्या करोगे, अल्फा एमिडो एस्टर ले सकते हैं आप। इसमें एक अल्फा एमिडो एस्टर लेंगे। अल्फा पहले तो आप देखिए हाफमान रिएक्शन होगी ना, उसमें क्या क्या होगा। हाफमान रिएक्शन में जो Br2 है और KOH है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। Br2 KOH तो होना ही चाहिए, तब हाफमान रिएक्शन शुरू होगी। सही बात है। इसमें अल्फा एमिडो एस्टर के हाफमान निम्नीकरण से आप रिएक्शन करवाओगे और आपको अल्फा एमिनो एसिड मिल जाता है। इसमें आप अल्फा एमिडो एस्टर लिया आपने, अल्फा एमिडो, ये देखिए ये आपने अल्फा एमिडो एस्टर ले लिया, सही है। ये एमिडो है और ये एस्टर है। अल्फा एमिडो एस्टर लिया, इसकी रिएक्शन Br2 KOH के साथ करवाई तो यहाँ से 2Br निकल जाएगा, HBr, राइट, HBr निकल जाएगा। और क्या, C2H5 निकलेगा। कहाँ से, C2H5 यहाँ से निकल जाएगा। ओके ओके। अब क्या होगा इसमें, अब आपके पास जो ये है यहाँ से NH2 आपने निकाला और यहाँ पे जो H2 है ये HBr के साथ निकल जाएगा और नाइट्रोजन है उस पर 2। इस प्रकार ये जो रिएक्शन है इसमें ये होता है। रिएक्शन के कारण देखते हैं, चलो रिएक्शन यहाँ तक कर कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको इसमें जो मिला आपको दिखता है अल्फा एमिनो एस्टर से आपने मेलोनिक एस्टर से ये क्या बना लिया, अल्फा एमिनो अम्ल। अल्फा एमिनो एस्टर से आपने अल्फा एमिनो अम्ल बना लिया, यह है आपका अल्फा एमिनो अम्ल। नेक्स्ट आती है आपकी दाराफ्स्की संश्लेषण। दाराफ्स्की संश्लेषण में क्या होता है, एल्डिहाइड और साइनो एसिटिक एस्टर के संघनन से प्राप्त उत्पाद का उसी समय अपचयन कराने से एल्किल साइनो एसिटिक एस्टर बनता है, ठीक है। और एल्किल साइनो एसिटिक एस्टर को आप आगे प्रोसेस में लाएंगे तो आपके पास अल्फा एमिनो एसिड मिल जाता है, राइट। यानी इसमें साइनो एसिटिक एस्टर है, साइनो एसिटिक एस्टर की रिएक्शन आप एल्डिहाइड से करवाओ, ठीक है। एल्डिहाइड ये यहाँ आपके पास एल्डिहाइड है, साइनो एसिटिक एस्टर की रिएक्शन करवाई तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से आपके पास एक H2 निकल जाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया, तो ये प्रोडक्ट आपके पास बन जाता है, ठीक है। सिंपल सा है यार, यहाँ से H2 निकालो, कार्बन को इससे यहाँ से जोड़ो, ओके, डबल बॉन्ड है। अब क्या, रिडक्शन करो और डबल बॉन्ड को आपको हटाना है। डबल बॉन्ड को आप हटाओगे तो NH2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे, फिर अल्कोहल के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो आपको क्या मिलता है, फाइनली आपको जो रिजल्टेंट मिलता है वो मिलता है RCH2 CH3OH, यानी अल्फा एमिनो अम्ल आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो दाराफ्स्की संश्लेषण में आपको क्या याद रखना है, दाराफ्स्की संश्लेषण में आपने एल्डिहाइड की साइनो एसिटिक एस्टर के साथ इसका कंडेंसेशन करवाया और कंडेंसेशन से जो प्रोडक्ट मिला उसका आपने रिडक्शन करवाया, रिडक्शन से आपने एल्किल साइनो एसिटिक एस्टर बनाया और जो एल्किल साइनो एसिटिक एस्टर है वो आपका अल्फा एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो गया। ये है आपकी दाराफ्स्की संश्लेषण। ये देखिए दाराफ्स्की संश्लेषण में मैंने बताया है आपको, आपने एल्डिहाइड लिया, ठीक है, एल्डिहाइड ले लिया, साइनो एसिटिक एस्टर ले लिया, दोनों की रिएक्शन करवाई आपने, कंडेंसेशन करवाया, फिर जो प्रोडक्ट आया उसका आपने क्या किया, रिडक्शन करवाया। रिडक्शन करवाने के बाद आपने एल्किल साइनो एसिटिक एस्टर बनाया, ठीक है, एल्किल साइनो एसिटिक एस्टर बनाया। अब एल्किल साइनो एसिटिक एस्टर से क्या बनाएंगे आप, इससे आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट है वो बन जाता है अल्फा एमिनो एस्टर, ओके, सॉरी अल्फा एमिनो एसिड। ओके गाइस, थैंक यू। तो ये हो गया आपके पास दाराफ्स्की संश्लेषण। अब अपन देखते हैं कूप संश्लेषण। कूप संश्लेषण में आप देखिए क्या होता है, इसमें भी क्या आपको अल्फा एमिनो एसिड है वो बनाने की विधियां चल रही है। तो ये जो है आप कूप संश्लेषण, इसको भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें देखिए आप इसके अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से आप क्या होगा कि जो H2 है ये निकल जाएगा। H2 निकलने के बाद जो NH है वो यहाँ से जुड़ जाएगा, NH यहाँ पे जुड़ा। अब इसका क्या करो, रिडक्शन कर दो, रिडक्शन करोगे तो आपके पास अल्फा एमिनो एसिड मिल जाएगा,
ओके, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्लेनमेयर एज़ेल्यूटोन संश्लेषण। अर्लेनमेयर एज़ेल्यूटोन संश्लेषण में क्या होता है कि आप हिप्यूरिक एसिड लेते हैं। जो हिप्यूरिक एसिड होता है वो क्या होता है इसके बारे में देखिए। जो हिप्यूरिक एसिड होता है इसे आप बेंजाइल ग्लाइसिन बोलते हैं। बेंजाइल ग्लाइसिन इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, C6H5CH सॉरी जो बेंजाइल आपका हिप्यूरिक एसिड है वो होता है CH2COOH। आप CH2 से NH लगाइए और CO C6H5। पहले मैं ये बोल गया था कि C6H5CONH उससे आप CH2COOH लगा दीजिए। ये होता है आपका हिप्यूरिक एसिड। ये क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए, ये है आपका हिप्यूरिक एसिड। इस हिप्यूरिक एसिड की रिएक्शन आपको करवानी है। इस हिप्यूरिक एसिड की रिएक्शन एरोमेटिक एल्डिहाइड से करवानी है। एरोमेटिक एल्डिहाइड ये है C6H5CHO। इसकी रिएक्शन आप करवाए हैं तो आपके पास एज़ेल्यूटोन बनता है। एज़ेल्यूटोन कैसी संरचना है, ये देखिए C6H5CH C6H5। ये जो आपकी स्ट्रक्चर है ये एज़ेल्यूटोन की स्ट्रक्चर है। एज़ेल्यूटोन को आप 1% NaOH के साथ गर्म करते हैं तो आपकी जो इसकी रिंग बनती है, एज़ेल्यूटोन की क्या बनती है, एक रिंग बनती है। रिंग में फॉर्म होता है, ये एक रिंग फॉर्म कर लेता है और ये जो रिंग होती है ये खुल जाती है। आप NaOH का यूज करके इसे खोल देते हैं। अब ये जो अगर वलय खुल गई तो इस पे सोडियम अमलगम से आप रिडक्शन करवा दो। ठीक है भाई, सोडियम अमलगम डाल दो आप इस पे। अब अपचयन करवा दिया सोडियम अमलगम से तो क्या होगा, इस पे HCl डाल दो। HCl डाल दोगे तो आपको अल्फा एमिनो एसिड मिल जाएगा। ये रिएक्शन कुछ इस प्रकार होती है। आपने एज़ेल्यूटोन बना लिया, एज़ेल्यूटोन में आपने बनाया, इस पे आप डालोगे NaOH आप डालोगे इस पे तो क्या बनेगा, आपके पास कुछ इस प्रकार का कंपाउंड बनेगा। ये वलय खुल जाएगी। इसकी वलय कहाँ से खुली है इसको आपको देखना है। यहाँ से ये जो डबल बॉन्ड है ये भी टूटेगा और क्या होगा, इसमें जो ये बॉन्ड है इसको आप यहाँ से तोड़ दीजिएगा। यहाँ से बॉन्ड को तोड़ देंगे तो क्या होगा, ये एज़ेल्यूटोन की वलय खुल जाएगी। अब इस पे आप रिडक्शन कर दीजिए, अपचयन कर दीजिए, सोडियम अमलगम इस पे डाल दीजिए। सोडियम अमलगम डालेंगे तो कुछ इस प्रकार का कंपाउंड बनेगा और इसको HCl के साथ अपन डाल देंगे तो फेनिल एलानिन यानी जो आपके पास अल्फा एमिनो एसिड का कंपाउंड है वो मिल जाता है। अब अपन देखते हैं एमिनो एसिड्स के कुछ भौतिक गुणों के बारे में। जो एमिनो एसिड्स हैं वे रंगहीन होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, ये जल अम्ल क्षार में विलय होते हैं, लेकिन कार्बनिक विलायकों में ये अविलय होते हैं। अगर अपन इनके गलनांक की बात करें तो ये उच्च गलनांक के होते हैं और ये अधिक गलनांक में विघटित हो जाते हैं। अपने गलनांक पे ये विघटित होना शुरू हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं ये। सॉरी, ग्लाइसिन के अतिरिक्त सभी अल्फा एमिनो अम्लों में किरेल कार्बन होता है, इसलिए ये सभी प्रकाशिक सक्रिय होते हैं। सभी जो एमिनो अम्ल हैं वो जैव सक्रिय होते हैं। इनमें एमिनो समूह और कार्बोक्सिलिक जो समूह है मुक्त रूप से नहीं पाए जाते हैं। ये उभयावस्थ या ज्विटर आयन के रूप में होते हैं। राइट, तो अपन इसके बाद में जो टॉपिक है अपना वो आता है आपके पास ज्विटर आयन। और ज्विटर आयन क्या होता है कि एमिनो अम्लों में आप देखोगे कि जो एमिनो अम्ल है उसमें एक क्षारीय समूह भी है यानी एमिनो समूह भी है और अम्लीय समूह जो कार्बोक्सिलिक समूह भी है। तो एमिनो अम्लों में क्षारीय समूह भी है और अम्लीय समूह भी है। तो एमिनो समूह के क्षारीय प्रकृति के होने के कारण और अम्लीय प्रकृति के होने के कारण, दोनों प्रकृति के होने के कारण क्या होगा कि इनके अंतर क्रिया होगी, इनमें डाइपोल बनेगा कुछ और एक आंतरिक लवण बना लेते हैं। ये एक आंतरिक लवण बना लेते हैं और यही आपका ज्विटर आयन होता है। ये ज्विटर आयन फॉर्म कर लेते हैं। तो अच्छी तरीके से सुनिएगा, एमिनो अम्लों में एक एमिनो समूह और एक कार्बोक्सिलिक समूह होता है। एमिनो समूह के क्षारीय प्रकृति के होने के कारण और कार्बोक्सिलिक समूह का अम्लीय प्रकृति के होने के कारण ये अंतर क्रिया करके एक आंतरिक लवण बना लेते हैं जो आपका ज्विटर आयन होता है। यानी एमिनो समूह में क्षारीय भी होगा, अम्लीय भी होगा, एक दूसरे से अंतर क्रिया करेंगे और एक आंतरिक लवण बनाएंगे। जो आंतरिक लवण होगा वे द्विध्रुवीय होता है और ये जो लवण होगा द्विध्रुवीय लवण जो आयन होगा वो उभयविष्ट आयन जिसे आप ज्विटर आयन कहते हैं यही होता है। ये किस प्रकार बनता है ये देखिए,
यहाँ पे देखिए ये इसकी स्ट्रक्चर दे रखी है। अब ज्यूटर आयन की उपस्थिति के प्रमाण के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे, इनको पढ़ लीजिएगा। एलिफेटिक एमीन व जो एलिफेटिक एसिड्स हैं उनके गलनांक व क्वथनांक कम होते हैं तथा ये वाष्पशील होते हैं, जबकि एमिनो अम्ल उच्च गलनांक वाले क्रिस्टलीय ठोस होते हैं जो उच्च ताप पर विघटित होते हैं। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण भाई यही है कि ये ज्यूटर आयन फॉर्म कर रहे हैं। एमिनो अम्लों के द्विध्रुव गुण उच्च होंगे, इनकी अम्लीयता और क्षारीयता कम होती है, ये जल में विलय होते हैं, कार्बनिक विलायकों में अविलय होते हैं। ज्यूटर आयन अम्ल के साथ कैसा व्यवहार करता है? प्रबल क्षारीय माध्यम में अम्ल के समान व्यवहार करेगा। ज्यूटर आयन क्षार के समान व्यवहार करेगा प्रबल अम्लीय माध्यम में। तो ये चीजें हैं आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। प्रबल अम्लीय माध्यम में ज्यूटर आयन H+ ग्रहण करेगा और प्रबल अगर क्षारीय माध्यम है तो वहां पे OH- आयन ग्रहण करता है और एसिडिक में क्या होगा? H+ ग्रहण करेगा। ओके, तो इनकी जो फॉर्म है ये आप यहाँ से 3 प्रकार से इसको 3 फॉर्म में बना सकते हैं इसको। तो ये देखिएगा ये फॉर्म्स हैं इसकी, यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। ओके गाइस, ये हुआ आपका ज्यूटर आयन वाला ये 1 शॉट वीडियो है, क्रैश कोर्स की जैसे वीडियो चल रहा है BSc 3rd ईयर के लिए। अगर आप डिटेल में इन चैप्टर्स को पढ़ना चाहते हैं तो चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट पे आपको अलग अलग वीडियो मिलेंगे। आपको ज्यूटर आयन का कंप्लीट वीडियो मिलेगा BSc 3rd ईयर के लिए, आपको समविभव बिंदु का अलग मिलेगा, हर रिएक्शंस का अलग अलग, अर्लेनमेयर एज़ेल्यूटोन रिएक्शंस का अलग मिलेगा आपको, ठीक है। स्ट्रेकर संश्लेषण वाली रिएक्शन अलग से आपको मिल जाएगी, बहुत ही डिटेल में अलग से पढ़ाया हुआ है। क्या है कि समय की कमी के कारण आपको जो क्रैश कोर्स करवाया जा रहा है उसमें आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको ही कवर करवाया जा रहा है। बेसिकली मैं टॉपिक्स तो सारे ले लूंगा यहाँ पे, पर इम्पोर्टेंट पे ज्यादा फोकस किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं समविभव बिंदु के बारे में। समविभव बिंदु क्या होता है इसके बारे में अपन देखते हैं। समविभव बिंदु क्या होता है कि अम्लता और क्षारकता का वह बिंदु यानी वह विलयन की हाइड्रोजन सांद्रता यानी वह pH अम्ल और क्षार, अम्लता और क्षारकता का वह बिंदु या उसकी वह pH कंपाउंड की जिसपे जो एमिनो अम्ल है विद्युत से प्रभावित ना हो, तो उसे आप क्या बोलेंगे? समविभव बिंदु। समझ में आया? यानी बेसिकली आप देखो, अगर विद्युत अपघट्य आप लेते हैं कोई सा भी, तो उसमें आप कैथोड और एनोड लगाते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज लगाते हैं, कैथोड और एनोड लगाते हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि जो कैथोड है उसकी ओर पॉजिटिव चार्ज भगता है और एनोड की ओर नेगेटिव चार्ज जाता है, ठीक है। समझ में आया ना? बट जो समविभव बिंदु है ना वहां पे ऐसा नहीं होता। अमीनो एसिड्स पे ऐसी pH, एक ऐसी pH होती है, एक ऐसी pH का मान होता है जहां पर जो एमिनो एसिड हैं विद्युत से प्रभावित नहीं होते, यानी विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रोडों की ओर गमन नहीं होता है, तो इसे आप समविभव बिंदु कहते हैं। यानी अम्लता या क्षारकता का वह बिंदु या विलयन की वह हाइड्रोजन सांद्रता या वह pH जिस पर एमिनो अम्ल विद्युत से प्रभावित नहीं होता, यानी विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रोडों की ओर गमन नहीं होता, तो इसे आप क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे समविभव बिंदु। ग्लाइसिन उदासीन है, इसके लिए pH 6.1 है, यहाँ इस पे ये समविभव बिंदु रहता है। एस्पार्टिक एसिड्स के लिए 2.8 pH पे रहेगा, ठीक है। अगर अपन समविभव बिंदु की बात करें तो एक ऐसा pH जिसपे जो अमीनो अम्ल है विद्युत से प्रभावित नहीं हो। अगर आप अमीनो अम्ल में करंट डालोगे, विद्युत डालोगे, तो वो ना तो कैथोड की ओर जाएंगे उसके आयन, ना जाएंगे वो एनोड की ओर। तो ऐसा पॉइंट आ गया समविभव बिंदु। समझ में आया? अब अपन देखते हैं अमीनो एसिड्स के केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, रासायनिक गुण के बारे में। रासायनिक गुण में अपन पढ़ेंगे अमीनो समूह की रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक समूह की रिएक्शन और दोनों समूह की साथ में रिएक्शन और उसके ताप का इस पे क्या प्रभाव पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है। एमिनो समूह की अगर रिएक्शंस की बात करें तो इसकी अगर अम्ल से आप रिएक्शन करवाओ, देखो ये है एमिनो अम्ल, इसकी आप अम्ल यानी HCl से रिएक्शन करवाओ तो क्या होगा कि COH ग्रुप
COOH ग्रुप तो इससे रिएक्शन नहीं करेगा अम्ल से, और जो NH2 ग्रुप है वो इसके साथ रिएक्शन करेगा। रिएक्शन करने के बाद में क्या होगा कि जो ये H प्लस है, HCl क्या है, अम्ल है, ये H प्लस NH2 यानी बेस को दे देगा और Cl माइनस के रूप में बाहर निकल जाता है। कुछ इस प्रकार ये होता है, याद रखिएगा। अब देखिए H2SO4 के साथ इसकी रिएक्शन करवाओ तो H2SO4 से क्या होगा, यहां से भी वही H प्लस निकल जाएगा और ये जो H प्लस है ये वही NH2 के साथ रिएक्शन कर जाएगा। NH2 के साथ रिएक्शन करके NH3 प्लस बना लेगा और जो HSO4 माइनस है ये रह जाएगा साथ में। ठीक है, तो इस प्रकार आप देखिए इसका एल्किलीकरण अगर करवाएं, एल्किलीकरण आप करवाओगे RX की रिएक्शन करवा दो इसके साथ, एल्किल हैलाइड की इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, एल्किल हैलाइड की एमिनो एसिड्स की के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो क्या होता है कि यहाँ पे जो हेलोजन है वो बाहर निकल जाता है। हेलोजन तो क्या निकलेगा, बाहर निकल जाएगा, पर जो आपका एल्किल ग्रुप है, एल्किल यानी R ग्रुप है, वो आपका अमीन के साथ NH2 ग्रुप के साथ जुड़ जाता है। ये R है, ये आपका जुड़ जाएगा NH2 के साथ, तो कुछ इस प्रकार का आपके पास कंपाउंड बन जाएगा। और जो कंपाउंड है इसे सिंप्लीफाई अगर अपन करना चाहें तो क्या होगा कि यहाँ पे अगर R जुड़ेगा तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए यहाँ से एक H हाइड्रोजन निकलेगा। ओके, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, तो कुछ इस प्रकार का आपके पास कंपाउंड बन जाएगा। ओके, समझ में आया? एल्किलीकरण समझ में आएगा आपको? नहीं आया? अरे एल्किलीकरण में आपने इसकी RX के साथ रिएक्शन करवाई और कुछ नहीं है, बेसिकली RX के साथ रिएक्शन किस प्रकार से करवाई भाई, ये आपका अल्फा एमिनो अम्ल है, इसकी RX के साथ रिएक्शन करवाई। यहाँ से क्या होगा, ये हेलोजन तो बाहर निकल जाएगा, ये यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, R इधर जाएगा, R जाएगा NH2 के साथ जुड़ेगा। अब R NH2 के साथ जुड़ेगा तो NH2 पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज। सही है, ये बन गया आपके पास। सही है, यहाँ पे बना दिया। ओके, ये देखो प्लस चार्ज आ गया। अब ये प्लस चार्ज को आपको हटाना है तो क्या करोगे, यहाँ से एक हाइड्रोजन को बाहर निकालोगे। अब हाइड्रोजन को बाहर निकालोगे तो यहाँ पे X माइनस के रूप में भी तो है, तो H ये प्लस के रूप में बाहर निकलेगा, तो H प्लस और X माइनस क्या बन जाएंगे आपके पास, माइनस एक HX यहाँ से निकल जाएगा और जो कंपाउंड है वो कुछ इस प्रकार का कंपाउंड आपके पास बन जाएगा। ओके, अब अपन देखते हैं एसिटिलीकरण। एसिटिलीकरण में आप CH3C डबल बॉन्ड OCl के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होगा, वही रिएक्शन है, सिंपल रिएक्शन है भाई, सेम टू सेम उसी प्रकार से आपको करना है। यहाँ से इसको बॉन्ड को तोड़ेंगे, Cl अलग होगा, ये जो है इसे आप NH2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे, राइट। NH2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आएगा, प्लस चार्ज को खत्म करने के लिए यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा तो कंपाउंड क्या बनेगा, ये है, ये देखो सही है। और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला और यहाँ से Cl, तो क्या बन गया आपके पास, एक HCl यहाँ से निकल जाएगा मॉलिक्यूल, राइट। समझ में आया? तो ये सेकेंड एग्जाम्पल है इसका। अब नाइट्रस एसिड के साथ इसकी रिएक्शन में देखो क्या होगा, नाइट्रस एसिड के साथ इसकी रिएक्शन आप करवाओगे तो क्या होगा, ये नाइट्रस एसिड है, ठीक है, यहां से NH2 का जो H2 है और नाइट्रस एसिड का ऑक्सीजन, ये मिलके H2 यहां से निकल जाएगा। यहां से क्या निकाल दिया आपने, H2 निकाल दिया और NOH है जो नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएगा, कुछ इस प्रकार का कंपाउंड बना लेगा। अब क्या होगा, यहाँ से जो ये एजाइड है ये बना है, यहाँ से N डबल बॉन्ड N बना है, ये अगर आप इसे गर्म करते हैं तो N2 के रूप में यहाँ से गैस निकल जाती है, N2 के रूप में यहाँ से गैस निकलेगी यानी माइनस N2 हो जाएगा, तो बचा क्या, यहाँ पे बचा OH, सही है ना। तो ये जो कंपाउंड है ये आपके पास फाइनल प्रोडक्ट नाइट्रस ऑक्साइड के साथ, सॉरी नाइट्रस एसिड के साथ आप रिएक्शन करवाएंगे तो ये आपके पास कंपाउंड बन जाएगा। नाइट्रोसिल क्लोराइड क्या होता है, NOCl होता है। NOCl की रिएक्शन करवाओगे, वही रिएक्शन हो रही है आपको, देखो सेम टू सेम रिएक्शन प्रोसेस है इसमें, जो यहाँ से H2 है ऑक्सीजन के साथ H2O निकाल देगा, राइट। अब ये N इस N के साथ जुड़ेगा डबल बॉन्ड के साथ, वही अपन गर्म करेंगे तो यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से N2 निकल जाएगा, सही है।
और ये कंपाउंड आपके पास बन जाएगा। अरे बिल्कुल सिंपल है यार, वियमिनीकरण करवाओ, वियमिनीकरण करवाओगे तो क्या बनेगा, इसमें आप HI के साथ रिएक्शन करवाओ, फिक्स रिएक्शन है ये, HI के साथ 473 केल्विन पे आपको रिएक्शन करवानी है, तो NH3 यहाँ से निकल जाएगा। ये कैसे निकलेगा, यहाँ से NH3 आपको ये देखना है, ये देखो यहाँ से एक हाइड्रोजन इसके साथ मिक्स होगा, ये यहाँ से टूटेगा बॉन्ड और RCH2COOH बन जाएगा यहाँ से, मतलब यहाँ से NH2 तो निकल ही गया, नाइट्रोजन एमीन ग्रुप तो यहाँ से एक्सट्रैक्ट हो जाता है, बाहर निकल जाता है, तो इसे वियमिनीकरण कहते हैं। कार्बिल एमीन परीक्षण किसे कहते हैं कि जो अल्फा एमिनो एसिड है वो आपकी CH3 क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक जो KOH है उसके साथ रिएक्शन करे, सड़े हुए जो अंडे होते हैं ना उसकी जैसी बदबू निकालता है, और जो वो कंपाउंड होता है वो ये होता है, ठीक है, साइनाइड। इस साइनाइड के कारण बहुत बुरी बदबू आती है इसमें, राइट। तो ये कार्बल एमीन रिएक्शन, अल्फा जो एमिनो एसिड है ये रिएक्शन करेगा क्लोरोफॉर्म CH3 के साथ और KOH के साथ, तो आपके पास ये जो कंपाउंड है ये बन जाएगा, ठीक है, एल्किल। ओके, आप कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शंस देखें, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन में इसकी बेस के साथ रिएक्शन कराओ। अगर अपन ने एसिड की रिएक्शन करवाई थी तो वो जो एमिनो एसिड है ना उसके NH2 से रिएक्शन करता था, अगर यहाँ पे आप किसकी रिएक्शन करवा रहे हो, कार्बोक्सिलिक एसिड समूह के साथ इसकी रिएक्शन करवा रहे हो, एसिड की, सॉरी आप करवा रहे हो रिएक्शन बेस की, यहाँ पे बेस की रिएक्शन करवाओगे तो वो होगी कार्बोक्सिलिक एसिड पे। अब कार्बोक्सिलिक एसिड में बेस की रिएक्शन किस प्रकार होगी वो देखिए, यहाँ से जो हाइड्रोजन है ये निकलेगा और यहाँ से OH जाएगा और ये वाटर मॉलिक्यूल बना लेगा, और आपके पास ये जो कंपाउंड है यहाँ से Na है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ के कुछ इस प्रकार का आपके पास कंपाउंड बना लेता है। ये अगर कैल्शियम ऑक्साइड के साथ भी इसकी रिएक्शन करवाना चाहें तो कुछ इस प्रकार रिएक्शन हो सकती है। इसके अगर एस्टरीकरण की बात करें, ठीक है, पहले तो अपन इसका आप क्या करते हैं HCl के साथ रिएक्शन करवा देते हैं। HCl के साथ रिएक्शन करवाओ तो क्या बनेगा, HCl के साथ रिएक्शन में मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये NH2 के साथ रिएक्शन करता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। NH2 के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है, HCl। अब NH2 के साथ रिएक्शन किया, अब क्या होगा, ये NH3 क्योंकि H प्लस यहाँ पे जाएगा और ये NH3 पे N पे क्या होगा प्लस का चार्ज, ठीक है, Cl माइनस बाहर है। अब आप इस रिएक्शन में आप क्या डालते हैं, अल्कोहल, तभी एस्टरीकरण रिएक्शन बनेगी। अल्कोहल डालते ही क्या होगा, यहाँ से जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो H है वो निकल जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास R ग्रुप, एल्किल ग्रुप आ जाता है। अब जो ये एल्किल ग्रुप आ जाता है इस पे AgOH की रिएक्शन करवा देते हैं आप, तो सिल्वर हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवा देते हैं, तो क्या होता है, तो आपके पास यहाँ पे जो बनता है वो कंपाउंड बन जाएगा ये वाला, राइट। यहाँ से जो एक हाइड्रोजन है वो लैप्स हो जाता है, तो ये रिएक्शन में कुछ इस प्रकार होता है। अगर अम्ल क्लोराइड के साथ इसकी रिएक्शन देखें, अम्ल क्लोराइड या आप इसे बोल सकते हैं एसिल क्लोराइड के साथ इसकी रिएक्शन देखें, तो एसिल क्लोराइड के साथ भी पहले आपको NH2 के साथ रिएक्शन करवानी पड़ेगी, उसे NH3 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ इसकी रिएक्शन करवानी पड़ेगी, किसकी, अम्ल क्लोराइड की। यह है आपका अम्ल क्लोराइड, अम्ल क्लोराइड की रिएक्शन करवाओगे ये कंपाउंड आपको मिल जाता है। अम्ल क्लोराइड की फॉर्मेशन की यहाँ पे बात की गई है, ये देख लीजिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने को फास्ट सब कुछ करना है, ठीक है। एमिनो और कार्बोक्सिलिक समूह की जो मिक्स्ड रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, यहाँ पे स्टार लगा लीजिएगा, आप स्टार लगा लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊष्मा का इफेक्ट आपको यहाँ पे बताना पड़ता है। अल्फा एमिनो एसिड्स पर ऊष्मा का इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, बीटा एमिनो एसिड्स पर ऊष्मा का इफेक्ट क्या होता है,
ठीक है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर अपन बात करें, पहले मैं आप सुनिए पहले मैं बोलता हूँ उससे सुनिए। अगर आपके पास अल्फा एमिनो अम्ल है और उसे आप गर्म करते हैं तो आपके पास बनेगा चक्रीय एनहाइड्राइड। क्या बनेगा? चक्रीय एनहाइड्राइड। अल्फा एमिनो अम्ल को आप गर्म करते हैं तो चक्रीय एनहाइड्राइड बनता है। अगर बीटा अमीनो अम्ल को आप गर्म करते हैं तो अल्फा बीटा असंतृप्त कंपाउंड बनते हैं। अगर आप गामा और डेल्टा एमिनो अम्ल को गर्म करते हैं तो आपके पास लेक्टम बनता है। लेक्टम कंपाउंड्स होते हैं, कुछ कंपाउंड्स। लेक्टम कौन से कंपाउंड होते हैं इसके बारे में भी अपन डिटेल से देखेंगे। ठीक है, तो अल्फा एमिनो एसिड्स को आपने गर्म किया तो आपके पास चक्रीय एनहाइड्राइड बने। बीटा एमिनो एसिड्स को आपने गर्म किया तो अल्फा बीटा असंतृप्त कंपाउंड बने। और आपने गामा और डेल्टा एमिनो एसिड्स को गर्म किया तो आपके पास क्या बना? लेक्टम बना। अब देखिए, अपन देखते हैं जो पहले शुरू से देखते हैं उष्मा का प्रभाव अल्फा एमिनो एसिड्स पे। अल्फा एमिनो एसिड्स को आप गर्म करते हैं तो आपके पास चक्रीय एनहाइड्राइड बनता है। आपने ये ले लिया एक अल्फा एमिनो एसिड, ठीक है, ये एक अल्फा एमिनो एसिड और एक अपन ने ले लिया दूसरा अल्फा एमिनो एसिड, ठीक है, CH2 NH2 COOH, CH2 COOH NH2। यहां से NH2 का एक हाइड्रोजन और COOH का एक OH वाटर मॉलिक्यूल बना देगा, सही है, और बाहर निकल जाएगा। यहां से OH और ये जो H ये निकल जाएगा और ये बॉन्ड आपस में जुड़ जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार का जो कंपाउंड बनेगा, ठीक है, ये आपका चक्रीय एनहाइड्राइड कंपाउंड है जिसे आप डाइकीटोपिपेरजीन बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। अब आप सिंपली इसको याद रखो। तो अल्फा एमिनो एसिड्स पे आप लोग को चक्रीय एनहाइड्राइड यानी डाइकीटोपिपेरजीन मिला। अगर आप बीटा एमिनो एसिड लेते हैं, ये देखिए, ये आपने बीटा एमिनो एसिड्स ले लिया। अब इन्हें आप गर्म करो। बीटा एमिनो एसिड्स को गर्म करोगे, बीटा एमिनो एसिड के सिवा ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, इस पे आप ये देखो, ये अल्फा एसिड है, अल्फा कार्बन, ये हो गया बीटा कार्बन। बीटा कार्बन पे NH2 समूह है तो इसे बीटा एमिनो अम्ल बोलते हैं। अब ये NH2 समूह यहाँ पे है और CH का जो हाइड्रोजन है ये NH2 और हाइड्रोजन मिलके -NH3 बना देंगे, यानी यहाँ से अमोनिया गैस बाहर निकल जाएगी। इसे गर्म कर देंगे आप तो क्या हुआ, यहाँ से एक एक बॉन्ड ये निकल गया तो यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा और ये बन गया आपके पास अल्फा बीटा असंतृप्त कंपाउंड। अल्फा बीटा असंतृप्त, ये आपका अल्फा है और ये बीटा है। अल्फा बीटा असंतृप्त मतलब डबल बॉन्ड बन जाएगा बीच में। ओके, अगर अपन गामा और डेल्टा की बात करते हैं, गामा और डेल्टा अमीनो अम्ल की बात करते हैं, ये आपका गामा अमीनो अम्ल है एक, और एक आपके पास डेल्टा अमीनो अम्ल है। तो इसमें आपके पास लेक्टम बनता है। लेक्टम कैसे बनता है वो देखिए। पहले अपन एक लेते हैं ये कंपाउंड, इसमें आप ये कौन सा कंपाउंड है, ये देखो, ये अल्फा कार्बन, ये देखो COOH ग्रुप है ना आपका, सही है, ये अल्फा कार्बन है, ये दूसरा बीटा कार्बन हो गया और ये हो गया आपके पास गामा कार्बन, ठीक है। तो गामा अमीनो अम्ल हो गई। यहाँ पे ये क्या है, NH2 ग्रुप, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और है ना, ये वाला, सॉरी, इसका आप इधर से हटा दीजिएगा, ये NH2 ग्रुप हो गया। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है वो बताता हूँ मैं। यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड का जो OH है और इस अमीनो एसिड का जो हाइड्रोजन है ये मिलके पानी निकाल देते हैं। पानी निकल गया और ये पानी निकलेगा तो यहाँ से क्या होगा कि जो ये हाइड्रोजन है और ये जो है कार्बन, इसके बीच में बॉन्ड बन जाता है और जो बॉन्ड बनता है ये बॉन्ड बन जाता है, राइट, ग्रीन कलर से शो हो रहा है जो बॉन्ड, तो ये आपके पास लेक्टम बना लेता है, राइट, समझ में आया, ये बन गया आपके पास लेक्टम। तो आपने पढ़ा कि अगर ऊष्मा का अल्फा बीटा और गामा एमिनो एसिड्स पे अपन इफेक्ट देखें, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, 2014, 11, 17 इनमें क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। और एक बार और आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान ही रखना है। जो ये क्वेश्चन है 2018 में भी आया हुआ है, अल्फा एमिनो एसिड्स पे
टेम्परेचर इफेक्ट, बीटा एमिनो एसिड पे टेम्परेचर इफेक्ट, गामा एमिनो एसिड पे टेम्परेचर इफेक्ट। तो इसमें आपने देखा अल्फा पे अगर आप गर्म करते हैं अल्फा एमिनो एसिड्स को तो आपको चक्रीय एनहाइड्राइड मिलते हैं। अगर बीटा एमिनो एसिड्स को आप गर्म करते हैं तो आपको अल्फा बीटा असंतृप्त कंपाउंड मिलते हैं। अगर आप देखो जो आपकी डेल्टा है और गामा है उनको गर्म करते हैं तो आपको लैक्टम मिलता है, राइट, समझ में आया। तो यहाँ तक ये अपन करते हैं, ये आपका वन शॉट वीडियो था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। आपने एमिनो एसिड्स पूरे कवर हो चुके हैं।